नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम राज्यपाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन्हें कवर करेंगे। उसके बाद आजकल एग्ज़ाम में कथन पूछे जाते हैं वो कवर करेंगे। उसके बाद हम राज्यपाल से संबंधित जो कार्य हैं, जो शक्तियां हैं वो देखेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहले आप वीडियो को समझना और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करना ताकि आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो विधानमंडल है इसके 3 अंग होते हैं: विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। तो जो विधान परिषद और विधानसभा है ये मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में कवर करा दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लेना। तो आज की वीडियो में हम जो तीसरा महत्वपूर्ण अंग है राज्यपाल ये देखते हैं। तो जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ठीक उसी प्रकार राज्यों में राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। तो जो राष्ट्रपति की भूमिका होती है केंद्र में, वही भूमिका राज्यपाल की होती है राज्यों में। तो हमने देखा था, मैंने आपको राष्ट्रपति वाली वीडियो में बताया था कि जो राष्ट्रपति है भारत का, ये नाम मात्र का मुखिया है, मतलब कि औपचारिक प्रमुख है। पर जो प्रधानमंत्री हैं, जो भारत की शक्तियां हैं, वो तो प्रधानमंत्री के ही हाथों में हैं। तो उसी प्रकार जो राज्यपाल है ये औपचारिक प्रमुख है। पर बात करें वास्तविक प्रमुख राज्यों में तो वो मुख्यमंत्री है, मतलब कि जो शक्तियाँ हैं वो मुख्यमंत्री के हाथों में ही हैं। पर जो राज्यपाल है ये केवल नाम मात्र का मुखिया है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का मुखिया होता है, पर जो असली शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री के हाथों में होती हैं। तो आप उसी से कंपेयर करें, जिस प्रकार वो प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख थे केंद्र के, उसी प्रकार जो मुख्यमंत्री हैं ये राज्यों के वास्तविक प्रमुख हैं। और औपचारिक प्रमुख कौन है? तो राज्यपाल। क्योंकि अगर कोई भी बिल है जब तक राज्यपाल के साइन न हो जाए तो वो कानून नहीं बनता। तो जो औपचारिक यानी कि संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्यपाल है। तो अब हम कुछ प्रमुख कथन देख लेते हैं राज्यपाल के बारे में, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में कथन पूछे जाते हैं और अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए थे उसमें बहुत से कथन पूछे गए थे, इसीलिए देख लीजिए। तो पहला कथन है जो कि सरोजिनी नायडू का है। सरोजिनी नायडू कौन थी? तो ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू। उन्होंने कहा था कि जो राज्यपाल है ये सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। याद रखिएगा, बहुत ही मशहूर कथन है इनका कि राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। तो ये कथन इन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि जो राज्यपाल है ये आपको पता है औपचारिक प्रमुख है, केवल नाम मात्र का। पर जो असली गेम है, अगर पर्दे के पीछे की बात करें तो जो राज्यपाल है, आगे हम पढ़ेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। पर किसकी सलाह पर करते हैं? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री जिसको चाहें राज्यपाल बना देते हैं। अगर वो कहेंगे कि इसको राज्यपाल बना दो तो राष्ट्रपति उन्हीं को ही राज्यपाल बनाएंगे। अगर कहेंगे कि इसको राज्यपाल के पद से हटा दो तो राष्ट्रपति को उसे राज्यपाल के पद से हटाना पड़ेगा। कागजों में भले ही राष्ट्रपति के साइन चलते हों कि किसको राज्यपाल बनाना है, किसको नहीं बनाना है, पर असली में पर्दे के पीछे प्रधानमंत्री की ही सलाह होती है कि किसे राज्यपाल बनाना है, किसे हटाना है। तो सरोजिनी नायडू ने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो अगला कथन है विजय लक्ष्मी पंडित का। तो ये नाम तो आपने सुना होगा। विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी? कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला थी। याद रखिएगा, विश्व की पहली महिला ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी थी। और ये महाराष्ट्र की
राज्यपाल भी रह चुकी थी, इसीलिए इनका कथन भी मायने रखता है। तो इन्होंने कहा था कि जिसको वेतन का आकर्षण है वही इस पद को स्वीकार करता है। किस पद को? राज्यपाल के पद को। जिसको वेतन का आकर्षण है वही इस पद को स्वीकार करता है। ये विजय लक्ष्मी पंडित का कथन है। दोनों कथन आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रमुख कथन हमने पढ़ लिए। अब हम राज्यपाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं इन्हें पढ़ते हैं। तो हमारे संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने ट्रिक से समझाया था और आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा था उस वीडियो पर। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी तो पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लेना। अब हम राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद देखते हैं। तो पहला है अनुच्छेद 153 जिसमें राज्यपाल के पद का वर्णन है। तो अनुच्छेद 153 के अनुसार एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, पहले ये कहा गया था, पर बाद में संविधान में संशोधन कर दिया गया और यह प्रावधान जोड़ दिया गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। तो पहले ये कहा गया था कि एक राज्य का एक ही राज्यपाल होगा और बाद में संशोधन करके यह प्रावधान जोड़ दिया गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। और आपने सुना भी होगा कि एक राज्यपाल को दूसरे राज्य का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंप दिया जाता है। क्यों सौंप दिया जाता है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि राज्यपाल की अचानक मृत्यु हो जाती है या उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, तो दूसरे राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की जिसकी राज्यपाल की मृत्यु हो गई है उस राज्य की अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया जाएगा और वो राज्यपाल कुछ समय के लिए दोनों राज्यों का राज्यपाल रहेगा, याद रखिएगा। और जो राज्यपाल का वेतन होता है ये कितना होता है? तो याद रखिए 3.5 लाख रुपये मासिक, यानी कि 3.5 लाख रुपये पर मंथ। और यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल होगा तब उसे दोनों राज्यपालों का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करें। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि आपने देख लिया कि जो राज्यपाल का वेतन है ये कितना होता है? 3.5 लाख रुपये पर मंथ। और मान लीजिए एक राज्यपाल को 2 राज्यों का राज्यपाल बना दिया गया, ए राज्य और बी राज्य, तो अब उसे कितना वेतन मिलेगा? 7 लाख रुपये नहीं मिलेगा, उसे 3.5 लाख रुपये ही वेतन मिलेगा। पर अब इन दोनों राज्यों को, मतलब कि ये दोनों राज्य मिलाकर उसे 3.5 लाख रुपये देंगे, दोनों बांट लेंगे। और किस अनुपात में ये राशि प्रदान करेंगे? तो जितना राष्ट्रपति निर्धारित करें। अगर राष्ट्रपति कहें कि जो ए राज्य है आधा पैसा ए राज्य देगा और आधा पैसा बी राज्य देगा, तो इनको आधा आधा पैसा देना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि कोई राज्य छोटा है, मान लीजिए जैसे हरियाणा है और राजस्थान है, हरियाणा छोटा राज्य है और राजस्थान बड़ा राज्य है, तो अनुपात डिसाइड कर दिया जाता है। राष्ट्रपति जिस अनुपात में कहें उसी अनुपात में उन राज्यों को राज्यपाल को वेतन देना पड़ेगा। तो ये कौन डिसाइड करता है? राष्ट्रपति, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 153 के बाद अब हम देखते हैं अनुच्छेद 154। तो इसमें राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, इसका वर्णन है। तो राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये हमने पीछे पढ़ा। और राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में ही निहित हैं तथा राज्यपाल इसका प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। तो प्रधानमंत्री वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति होते हैं ये देश के कार्यपालिका के, मतलब कि केंद्र की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, पर ये प्रधानमंत्री और उनके जो मंत्री परिषद हैं उनकी सलाह से काम करते हैं राष्ट्रपति। उसी प्रकार जो राज्यपाल हैं ये राज्य के औपचारिक यानी कि कार्यपालिका के तो प्रमुख हैं, पर ये अपने अधीनस्थों, तो इनके अधीनस्थ कौन है? तो राज्य के मुख्यमंत्री और जो उनका मंत्री परिषद है इनकी सलाह से राज्यपाल काम करते हैं तो ये कार्यपालिका के प्रमुख, पर ये अपने अधीनस्थों के माध्यम से काम करेंगे, याद रखिएगा। अनुच्छेद 154 के बाद है अनुच्छेद 155, जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा।
तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कागजों पर तो यही लिखा है कि राष्ट्रपति करते हैं, पर पर्दे के पीछे का खेल ये है कि प्रधानमंत्री जिसको चाहते हैं उसी को राज्यपाल बनाया जाता है। मतलब कि प्रधानमंत्री चाहें कि इस व्यक्ति को राज्यपाल बनाना है, फलाने व्यक्ति को, तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को राज्यपाल बनाएंगे। साइन तो राष्ट्रपति के ही होंगे, पर जो मर्जी है वो प्रधानमंत्री की चलती है। तो जो राज्यपाल की नियुक्ति है ये राष्ट्रपति करते हैं। और अगर जो राज्यपाल हैं इन्हें अपना त्यागपत्र देना है तो वो भी राष्ट्रपति को ही देंगे। नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे और राज्यपाल का जो त्यागपत्र है वो भी वो अपने राष्ट्रपति को ही देंगे, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 155 के बाद है अनुच्छेद 156, जिसमें राज्यपाल का कार्यकाल बताया गया है। तो सामान्यतः राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत मतलब ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर आपको आसान भाषा में बताऊं तो प्रसाद पर्यंत का मतलब है इच्छा अनुसार। तो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार तक ही जो राज्यपाल है ये अपने पद पर बना रह सकता है। मतलब कि राष्ट्रपति इन्हें 5 वर्षों से पहले भी अपने पद से हटा सकते हैं। अगर आपको परीक्षा में ये प्रश्न आए और 5 वर्ष ये ऑप्शन में दिया हो, 6 वर्ष दिया हो, 7 वर्ष, मतलब कि वर्षों में दिया हो, तो आप 5 वर्ष लगाएंगे। पर अगर 5 वर्ष भी ऑप्शन में दिया हो और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये भी ऑप्शन में दिया हो, तो जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये वाला जवाब सही होगा, याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछा गया है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये लिखा है इसमें कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही राज्यपाल अपना पद धारण करेंगे। पर अगर मैं आपको पीछे का खेल बताऊं तो आपको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री जिसे चाहते हैं उसे राज्यपाल बनाया जाता है और जब तक चाहते हैं तब तक ही वो अपने पद पर रह सकता है। जब प्रधानमंत्री चाहें कि इन्हें अपने पद से हटा दिया जाए राज्यपाल को या किसी और राज्य में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो वो राष्ट्रपति को जाकर कह देंगे और राष्ट्रपति सीधा साइन कर देंगे और राज्यपाल को हटा दिया जाएगा। तो आगे है अनुच्छेद 157। इसमें राज्यपाल की योग्यताएं बताई गई हैं। पहली योग्यता होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो, ये तो हर जगह सेम है। और दूसरी है कि उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, ये महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रपति के केस में भी सेम था, उनकी भी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया ना कि राष्ट्रपति और राज्यपाल ये सेम ही है। जो भूमिका राष्ट्रपति की केंद्र के प्रति है वही राज्यपाल की राज्यों के प्रति है। तो इनकी उम्र भी 35 वर्ष होनी चाहिए। तो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 158। इसमें राज्यपाल के पद की कुछ शर्तें बताई गई हैं। पहली शर्त है कि संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए राज्यपाल को। संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इनके भी सदस्य नहीं होने चाहिए। और विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, इनके भी सदस्य राज्यपाल नहीं होने चाहिए जब वो राज्यपाल बने। इससे पहले अगर वो सदस्य हैं किसी भी एक सदन का तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो राज्यपाल बन सकते हैं। और आगे है कि किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। ये भी हर जगह योग्यता सेम ही होती है। लाभ का पद यानी कि सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ योग्यताएं थीं और कुछ शर्तें थी। और सामान्यतः देखा जाए तो जिस राज्य का राज्यपाल होते हैं, मतलब कि जहाँ के वो निवासी होते हैं, वहाँ के वो राज्यपाल नहीं बनाए जाते, ये भी याद रखिएगा। तो हमने राज्यपाल का पद देख लिया, उनकी योग्यताएं देख ली, उनको नियुक्ति कौन करता है ये देख लिया। अब हम देखते हैं कि उनको शपथ कौन दिलाता है। हमने ये पीछे पढ़ा कि जो राष्ट्रपति हैं वो उनकी नियुक्ति कर देते हैं, वो बता देंगे कि हाँ भाई इस व्यक्ति को राज्यपाल बना दिया जाए, पर उनको शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाते हैं, ये याद रखिएगा। तो कौन दिलाता है शपथ? तो किसी भी राज्य के राज्यपाल को शपथ उन राज्य के उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए गए तो उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उन्हें शपथ दिलाएंगे। और अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं, किसी भी वजह से वो उपस्थित नहीं हैं, तो इस परिस्थिति में मुख्य न्यायाधीश के बाद जो सबसे वरिष्ठ यानी कि जो सबसे सीनियर उच्च पद पर आसीन न्यायाधीश हैं, सबसे सीनियर जो जज हैं हाई कोर्ट के, वो राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे
जो हमने राज्यपाल के बारे में पढ़े। अब हम राज्यपाल के कार्य और शक्तियाँ ये पढ़ते हैं। तो अब हम राज्यपाल की शक्तियाँ तथा कार्य पढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सीधा ही एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। तो पहले हम देखते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। तो पहला पॉइंट है कि राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद यानी कि मंत्रियों के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि जो राष्ट्रपति हैं ये लोकसभा के बहुमत दल के नेता को, जो कि प्रधानमंत्री होते हैं, उन्हें नियुक्त करते हैं और फिर प्रधानमंत्री के कहने पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। उसी प्रकार जो राज्यपाल है ये विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे, फिर मुख्यमंत्री उनको सलाह देंगे कि इनको मंत्री बना दिया जाए, तो फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। ये राज्यपाल का काम है। तो अगला पॉइंट है कि राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। तो हमने पीछे पढ़ा था ना कि जो राज्यपाल हैं ये कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। भले ही मुख्यमंत्री के हाथों में शक्तियां हैं, पर प्रमुख तो यही है ना, तो इन्हीं के नाम से ही राज्य के सभी काम किए जाते हैं। तो अगला पॉइंट है कि राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों को नियुक्त करता है। हमने पीछे पढ़ा था, इसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो विधान परिषद है उसके कुल सदस्यों का 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, मैंने आपको बताया था। अगला पॉइंट है कि राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों यानी कि जो राज्य की स्टेट की यूनिवर्सिटी होती है उसका कुल अधिपति चांसलर होते हैं। जो राज्यपाल होते हैं उस राज्य की जो यूनिवर्सिटी होती है उसके वो चांसलर होते हैं तथा उपकुलपतियों जो कि वाइस चांसलर होते हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है राज्यपाल उसके चांसलर होते हैं और उस यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर होते हैं वीसी, उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में जब चाहे मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो जब मर्जी होगी राज्यपाल की वो मुख्यमंत्री से सूचना मांग लेंगे, इन्फॉर्मेशन, ये राज्यपाल का अधिकार है। तो कार्यपालिका शक्तियाँ ये हमने पढ़ ली। अब हम देखते हैं कुछ विधायी शक्तियाँ। तो राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होते हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि विधानमंडल के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, विधानसभा, विधान परिषद और जो राज्यपाल हैं इसके महत्वपूर्ण अंग हैं। और राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुलाता है तथा सत्र की समाप्ति भी करता है। तो विधानमंडल का जो सत्र है, जिस प्रकार संसद का सत्र बुलाया जाता है, उसी प्रकार विधानमंडल का सत्र राज्यपाल बुलाते हैं तथा सत्र की समाप्ति भी यही करते हैं। और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनते हैं। ये तो आपको पता ही है कि जब तक राज्यपाल हस्ताक्षर न कर दें कोई भी विधेयक कानून नहीं बन पाएगा राज्यों में। तो अगला पॉइंट है कि जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। और ऐसा अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। और यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता तो उस अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये पॉइंट क्या कह रहा है। कोई भी विधेयक, मान लीजिए वो विधानसभा में गया और विधानसभा में पारित हो गया, उसके बाद अगर उस राज्य में विधान परिषद है तो उसमें जाएगा। फिर वह विधेयक अगर विधान परिषद में भी पारित हो जाए उसके बाद वह राज्यपाल के पास जाता है। फिर राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं और फाइनली यह विधेयक कानून बन जाता है। पर कई बार क्या होता है कि जो विधानमंडल है इसका सत्र नहीं चल रहा होता और किसी कानून की आवश्यकता होती है, तो राज्यपाल क्या करते हैं, सीधा ही साइन कर देते हैं और अध्यादेश, इसी को कहते हैं अध्यादेश जारी करना, सीधा ही साइन कर कर वो कानून बना देते हैं। पर फिर क्या होता है कि जो ये कानून की वैधता है ये 6 सप्ताह तक ही रहेगी। अगर इसे 6 सप्ताह से बढ़ाना है तो जो ये कानून है जिस पर राज्यपाल ने अध्यादेश जारी किया
इसे जब विधानमंडल का सत्र चले यानी कि 6 सप्ताह के भीतर ही ये डेडलाइन दी गई है कि 6 सप्ताह के भीतर इसे विधानमंडल में पारित कराना आवश्यक है। अगर यह जो कानून यानी कि जो अध्यादेश राज्यपाल ने जारी कर दिया 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल से पारित नहीं हुआ तो फिर इसकी वैधता 6 सप्ताह के बाद ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए याद रखिएगा, जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर देते हैं और कानून बना देते हैं, पर इसकी वैधता 6 सप्ताह तक ही रहती है। अगर 6 सप्ताह से आगे बढ़ाना है तो इसे 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल से पारित कराना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो अगला पॉइंट है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपको राष्ट्रपति वाली वीडियो में बताया था कि जब भी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर होने के लिए जाता है तो उनके पास 3 विकल्प होते हैं। वो चाहे तो उस पर साइन कर दें और वो विधेयक को कानून बना दें, चाहे तो साइन ना करें और उस विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए लौटा दें, और तीसरा विकल्प होता था वीटो, मतलब कि ना तो वो हाँ कह रहे हैं ना तो वो मना कर रहे हैं। तो ये 3 विकल्प होते थे राष्ट्रपति के पास। पर जो राज्यपाल हैं इनके पास राष्ट्रपति से ज़्यादा एक विकल्प, चौथा विकल्प भी होता है, और वो क्या है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए वो उस विधेयक को आरक्षित कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी विधेयक आए वो उस पर साइन नहीं कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस विधेयक को मैं राष्ट्रपति के पास भेज रहा हूँ, वो इस पर विचार करेंगे। और राष्ट्रपति, उनके पास 3 ही विकल्प होते हैं, वो किसके पास भेजेंगे, क्योंकि वो तो सबसे मेन है, सबसे प्रमुख हैं, वो तो किसी के पास नहीं भेज सकते। पर राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए, मतलब कि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं। तो 3 शक्तियाँ बची। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो वित्तीय शक्तियाँ ये देखते हैं। तो राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट कहते हैं, प्रस्तुत करने के लिए कहते हैं। तो जिस प्रकार केंद्र सरकार का बजट प्रस्तुत करने का अधिकार तो राष्ट्रपति के पास होता है, पर राष्ट्रपति खुद बजट प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि वित्त मंत्री को बजट प्रस्तुत करने के लिए कहते हैं। उसी प्रकार हर एक राज्य का बजट प्रस्तुत करने का जो अधिकार है वो राज्यपाल को होता है, पर राज्यपाल खुद बजट प्रस्तुत नहीं करते, वो जो राज्य का वित्त मंत्री है उसे बजट प्रस्तुत करने के लिए कहते हैं। तो ये इसमें बताया गया है। और अगला पॉइंट है कि विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि धन विधेयक क्या होता है। तो जो धन विधेयक है ये राज्यपाल की अनुमति लेनी पड़ती है पहले इसे पेश करने के लिए, याद रखिएगा। तो वित्तीय शक्तियों के बाद अब देखते हैं न्यायिक शक्तियाँ। तो राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की भांति क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, परंतु याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर मृत्युदंड और सेना न्यायालय के मामले में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति नहीं प्राप्त है। यही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको राष्ट्रपति वाली वीडियो में बताया था कि मृत्युदंड यानी कि अगर किसी व्यक्ति को फांसी की भी सज़ा हो जाए तो राष्ट्रपति उसे क्षमा कर सकते हैं, पर राज्यपाल के पास ये अधिकार नहीं है। वो किसी भी व्यक्ति की मृत्युदंड और जो सेना न्यायालय का मामला होता है इस केस में राज्यपाल क्षमादान शक्ति उनके हाथ में नहीं है, मतलब वो क्षमादान नहीं कर सकते। अन्य कोई मामला है तो क्षमादान कर सकते हैं, पर मृत्युदंड और सेना न्यायालय के मामले में राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति नहीं प्राप्त है, याद रखिएगा। और जो ये राज्यपाल क्षमादान करते हैं ये अपने ही राज्य में कर सकते हैं, ये नहीं कि कहीं पर और भी कर दें। अगर वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं तो जो उत्तर प्रदेश के मामले हैं उन्हीं में वो क्षमादान कर पाएंगे और किसी राज्य में नहीं। पर राष्ट्रपति जो होते हैं वो पूरे भारत के होते हैं, तो वो कहीं पर भी कोई भी मामला हो वो क्षमादान की शक्ति उनके हाथों में है और वो फांसी की सज़ा भी माफ़ कर सकते हैं। तो न्यायिक शक्तियों के बाद अब हम देखते हैं आपात शक्तियाँ। तो राज्यपाल को जब लगे कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं जिनमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों, संविधान के हिसाब से नहीं चलाया जा सकता, तो वह राष्ट्रपति को राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह दे सकते हैं। तो जो राज्यपाल हैं उनके पास ये शक्ति नहीं है कि वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दें। हाँ, वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं और अगर राष्ट्रपति चाहें तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। और जब राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लग जाता है तो राष्ट्रपति शासन के समय
जो राज्य की सारी शक्तियाँ होती हैं ये राज्यपाल के पास आ जाती हैं, याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो जो भी सारी शक्तियाँ हैं ये किसके पास आ जाएंगी, तो राज्यपाल के पास आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, उसे जरूर अटेम्प्ट करना। तो पहला प्रश्न है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं। ये तो हमने पढ़ ही लिया, किसमें निहित होती हैं, तो राज्यपाल में। अगला प्रश्न है कि भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो कौन करता है राज्यपाल की नियुक्ति, तो राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। शपथ कौन दिलाता है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं और राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। और राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति ही नियुक्ति कराते हैं और राज्यपाल राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देते हैं। तो अगला प्रश्न है कि सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है। तो इसका सही जवाब होगा 5 वर्ष। सामान्य रूप से जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष होता है। पर अगर यहाँ पर ऑप्शन में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये लिखा होता तो हम उसे टिक करते। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, ये किसका कथन है। तो मैंने आपको बताया कि ये सरोजिनी नायडू का कथन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो राज्यपाल की नियुक्ति पूछी है, 153 से शुरू हुआ था, उसमें पद था। 154 में राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख थे। 155 में थी नियुक्ति, तो 155 इसका सही जवाब होगा। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन है, याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है कि राज्य विधानमंडल के अनुमोदक के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर देते हैं और इस अध्यादेश को 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल से पास कराना होता है, नहीं तो इसकी वैधता समाप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का अंग नहीं माना जाता। तो बताइए किसे राज्य के विधानमंडल का अंग नहीं माना जाता। तो राज्यपाल, ये तो विधानमंडल का अंग है, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, पर जो मुख्यमंत्री हैं ये विधानमंडल का अंग नहीं माना जाता। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। तो अगला प्रश्न है कि राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो बताइए कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो मैंने आपको बताया था 1/6 सदस्य। तो विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। तो कौन थी, सरोजिनी नायडू, ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल पद पर बना रहता है, कब तक बना रहता है, 5 वर्षों के लिए, संसद द्वारा निश्चित समय के लिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो ये सही होगा ऑप्शन सी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही जो राज्यपाल है वो अपने पद पर बना रह सकता है। आज का लास्ट प्रश्न है कि राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है। तो कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, तो ये 35 वर्ष है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।